नमः शिवाय। कैलाश मानसरोवर यात्रा अतिशय पवित्र यात्रा मानी जाती है। यह यात्रा भारत सरकार द्वारा हर वर्ष जून जुलाई इस माह में आयोजित की जाती है। यह यात्रा का संचालन भारतीय विदेश मंत्रालय KMVN कुमाऊं मंडल विकास निगम ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस एवं सिक्किम टूरिज्म संयुक्त रूप से करते हैं। कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील जो कि तिब्बत ऑटोनोमस रीजन टार चाइना के नियंत्रण में है, वहाँ दलाई लामा को मानने वाले लोग रहते हैं जो कि बुद्धिस्ट है। ये लोगों को चाइनीज़ लोगों ने काफ़ी प्रताड़ित किया था, अतः वे भारत में आकर बस गए। इस पवित्र स्थल को जाने के दो मार्ग हैं। एक उत्तराखंड से लिपुलेख होकर जाता है और दूसरा मार्ग सिक्किम नथुला पास से होकर गुजरता है। दोनों ही मार्ग से चाइनीज़ वीज़ा की आवश्यकता पड़ती है। इस यात्रा के लिए ऑनलाइन आवेदन विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर फरवरी-मार्च में करना होता है। इसके पश्चात कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ होते हैं तथा चयनित यात्री को बैच अलॉट की जाती है। हर बैच में 50 से 60 यात्री होते हैं। ऐसी कुल 18 बैच कंप्यूटर ड्रॉ के माध्यम से निकाली जाती है। हर बैच में भारत के हर राज्य से 4 या 5 व्यक्ति ही होते हैं। इस यात्रा में 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष की आयु के लोग ही भाग ले सकते हैं। हमारी बैच नंबर 9 थी, जिसमें कुल 54 यात्री थे। 24 दिन की यात्रा की पूर्ण जानकारी एवं पैकिंग लिस्ट सभी यात्रियों को वेबसाइट के माध्यम से दे दी गई थी। पहला दिन सारे यात्री दिल्ली पहुंचकर गुजराती सदन में जाकर रिपोर्टिंग करना होता है। वहां अपने सहयात्रियों से परिचय एवं जान पहचान होती है। दिल्ली सरकार की तरफ से खान पान भोजन की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी। दूसरा दिन सुबह 6 बजे सभी यात्रियों को इंडियन हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट में मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया गया। वहाँ सभी प्रकार के टेस्ट जैसे कि PFT, TMT, ब्लड शुगर, BP इत्यादि टेस्ट किए गए तथा सभी यात्रियों के पासपोर्ट भी कलेक्ट किए गए। शाम 5 बजे सारे यात्री पुनः गुजराती सदन पहुँचे। तीसरा दिन सुबह 6 बजे सभी यात्रियों को दिल्ली स्थित ITBP के हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहां पर इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के सभी डॉक्टर्स ने सभी यात्रियों की रिपोर्ट की जांच की गई तथा कुछ यात्रियों को रिजेक्ट भी किया गया। दिन चौथा सुबह 6 बजे सभी यात्रियों को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विदेश मंत्रालय ले जाया गया। भारत सरकार के ऑफिसर्स ने यात्रा संबंधित सारी जानकारी से यात्रियों को अवगत कराया। सभी को भारत सरकार का यात्री बैच एवं पासपोर्ट लौटा दिए गए। पूरे बैच का एक ग्रुप वीज़ा भी लाइजन ऑफिसर को दिया गया। पूरे बैच के सदस्यों को विभिन्न कमेटी की जिम्मेदारियां सौंपी गई, जैसे अकोमोडेशन कमेटी, लगेज कमेटी, फूड कमेटी, फाइनेंस कमेटी, फोटोग्राफी कमेटी, मेडिकल कमेटी, भजन एंड एंटरटेनमेंट कमेटी। मुझे फाइनेंस कमेटी का काम सौंपा गया। सारे यात्रियों को $960 और 4000 RMB फॉरेन एक्सचेंज लेने की सूचना दी गई। दिन 5वां सभी यात्री प्रातः 4 बजे यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे। हमारी यात्रा सफल एवं निर्विघ्न पूर्ण हो, ऐसी सभी ने प्रार्थना की एवं दिल्ली से बस द्वारा अल्मोड़ा के लिए रवाना हुए। यह सफ़र 370 किलोमीटर लंबा सफ़र था। बस में सभी यात्रियों ने संक्षिप्त में अपना अपना परिचय दिया। जैसे ही गाजियाबाद पहुँचे, वहाँ के रोटरी क्लब के सदस्य एवं अन्य प्रतिष्ठित नागरिक ने हमारी बस को रोका तथा सभी यात्रियों को समीप होटल में ले गए। वहाँ सभी यात्रियों का भव्य स्वागत हुआ। सभी को रुद्राक्ष की माला एवं T-शर्ट देकर स्वागत किया गया।
रोटेरियन होने के नाते हमारे क्लब का भी उल्लेख किया गया। और शायद ये भ्रांति है कि रोटरी क्लब वाले तो बस पार्टियां करते हैं, शराब पीते हैं और ऐसे ही काम करते हैं, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि रोटेरियन समाज सेवा में भी और संस्कारों में भी कितने आगे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। से भावभीनी विदाई लेकर हम बस से काठगोदाम पहुँचे। वहाँ स्कूली बच्चियों ने सुंदर भजन प्रस्तुत किया। वहीं पर दोपहर का भोजन आयोजित था। यह नैनीताल का ही मार्ग था, अतः रास्ते में दोनों तरफ प्राकृतिक सौंदर्य को निहारते निहारते हम कब अल्मोड़ा आया पता ही नहीं चला। रात करीब 8 बजे अल्मोड़ा के गेस्ट हाउस पहुंचकर भोजन किया। दिन छठा। आज हम अल्मोड़ा से धारचूला के लिए रवाना हुए। अंतर करीब 220 किलोमीटर का था, जो हमें बस में सफ़र करना था। हम करीब दोपहर को 2 बजे धारचूला पहुँचे। पूरे रास्ते में हमें काली नदी का दर्शन होता रहा। नदी के उस पार नेपाल है। धारचूला में एक पुल है जो हमें नेपाल ले जाता है। यहाँ आपका एक पैर हिंदुस्तान में और एक पैर नेपाल में रख सकते हैं। हमारे 100 रुपये वहाँ पर 165 हो जाते हैं। शॉपिंग के लिए यह अंतिम पड़ाव था। दिन 7वां। धारचूला से बारिश में हम सभी प्रातः 6 बजे जीप से रवाना हुए। आज हमें धारचूला से बुधी पहुंचना था। हमें मांगती होते हुए नजंग तक पहुंचना था, लेकिन बीच रास्ते में यानी कि करीब हमसे 50 फीट दूरी पर एक भयंकर लैंडस्लाइड हुई। सभी यात्रियों ने ईश्वर का उपकार माना कि किसी को भी कोई चोट नहीं पहुंची। 4 घंटों बाद जेसीबी से मार्ग साफ करवाया गया और हमें पास ही के गांव पांगला में होम स्टे करना पड़ा। वहां सभी यात्रियों ने भोजन भी किया और रात को भजन कीर्तन का आनंद उठाया। 8वां दिन। पांगला से नजंग। प्रातः 6 बजे सभी यात्रियों ने जीप द्वारा नजंग जाने के लिए रवाना हुए। पोर्टर भी साथ में थे। करीब 10 बजे नजंग पहुँचे और वहाँ से पहाड़ पर चढ़ना आरंभ किया। एकदम खड़ी चढ़ाई थी। करीब 25 किलोमीटर का ट्रैक था। बारिश की वजह से फिसलन भी बहुत थी। पहाड़ी के चारों ओर सुंदर नयन रम्य नज़ारे थे। पानी के झरने थे, मानो दूध की सफ़ेद रस्सियाँ लटक रही हो। यहाँ हम काली नदी को छोड़कर ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। बीच बीच में काली नदी दिखती थी। शाम 5 बजे बुधी कैंप में पहुँचे। यह सबसे कठिन ट्रैक था। कुछ लोग रात 8 बजे कैंप में पहुँचे। नौवां दिन। प्रातः 5 बजे सभी यात्री बुधी से गुंजी के लिए रवाना हुए। यह करीब 10 किलोमीटर का ट्रैक था। रास्ते में मिर्थी आईटीबीपी कैंप में हमारा भव्य स्वागत हुआ। वहाँ के पारंपरिक नृत्य से सभी का स्वागत किया गया। सभी यात्रियों को सेना के जवानों ने एस्कॉर्ट किया। कमांडेंट द्वारा ब्रीफिंग दी गई तथा एक ग्रुप फोटो भी लिया गया। यहाँ पर सर्वधर्म मंदिर भी है जो कि बहुत सुंदर है। यहाँ से सभी यात्री ट्रैक करते हुए गुंजी पहुँचे। यहाँ पर आईटीबीपी के डॉक्टर द्वारा पुनः सभी की जांच हुई। सभी को डायमॉक्स टैबलेट लेने की सूचना दी गई। 10वां दिन। आज हमें गुंजी से कालापानी जाना था, जो कि करीब 15 किलोमीटर का ट्रैक है। रास्ते में हमें पांडव पर्वत, शेषनाग पर्वत के सुंदर दर्शन हुए। उसी प्रकार वाल्मीकि गुफा भी दिखाई दी। करीब 12 बजे हम कालापानी पहुँचे। काली नदी भी हमारे साथ थी, लेकिन बड़ी शांत, धीमी सी बाल स्वरूप में दिखाई दे रही थी। यह भारतीय सेना का अंतिम पड़ाव था। यहाँ पर हमारे पासपोर्ट पर इमिग्रेशन का स्टैंप लगाया गया। भारतीय सेना के जवानों के साथ एक क्रिकेट मैच का भी आनंद लिया। हम बुरी तरह से हारे, पर उन्होंने नारा लगाया, भारत ने भारत को जिताया, भारत माता की जय। ये क्रिकेट मैच 12,800 फीट की हाइट पर खेला गया और जीवन भर का यादगार बन गया। वहीं पर कालापानी माता का मंदिर है।
भारतीय सेना के जवान इसकी देखरेख करते हैं। शाम को आरती और भजन का आनंद भी सभी यात्रियों ने लिया। 11वां दिन, कालापानी से नाभिडांग। सुबह 6 बजे सभी यात्री कालापानी से नाभिडांग के लिए रवाना हुए। आज भी करीब 10 किलोमीटर का ट्रैक था, पर खड़ी चढ़ाई थी। करीब 1 बजे नाभिडांग पहुंचे। रास्ते में नाभि के आकार की पर्वत श्रृंखला के दर्शन हुए। साथ में ओम पर्वत का अति सुंदर स्पष्ट दर्शन हुआ। करीब दोपहर 1 बजे नाभिडांग पहुंचे। सभी यात्री जल्दी ही भोजन करके सो गए। 12वां दिन, आज प्रातः 2 बजे ही उठकर हम सब लिपुलेख पास जाने के लिए तैयार हो गए, जो कि करीब 15 किलोमीटर का ट्रैक था। सारे रास्ते पर बर्फ ही बर्फ था। भारत और चाइना के समय में 2.5 घंटे का अंतर है, इसीलिए हमें 2 बजे टॉर्च लाइट में ट्रैक शुरू करना पड़ा। भारतीय समय अनुसार हम करीब 6 बजे लिपुलेख पास पर पहुंच गए। यह इंडिया चाइना का सबसे पुराना व्यापार मार्ग है। आज भी घोड़े और खच्चर पर सामान ढोया जाता है। बैच नंबर 9 के 54 यात्री लिपुलेख पास से नीचे उतरे और बैच नंबर 6 के सभी यात्री चाइना से लिपुलेख पास की ओर चढ़ना शुरू किया। कुछ सेकंड का हैंडशेक, बम बम भोले, ओम नमः शिवाय के जयकारे के साथ सभी यात्रियों ने चीन की जमी पर कदम रखा। वहां वीज़ा और पासपोर्ट चेक किए गए और हमें बस में बैठने का संकेत दिया गया। जो बैच की यात्रा पूरी करके लौटी थी, उन्होंने हमारे लिए हर सीट पर एक एप्पल और एक जूस बोतल छोड़ी थी, जिसका सभी ने भारत माता की जय बोलकर हर्ष व्यक्त किया। चाइना ने पहाड़ी काटकर सुंदर सड़कें बना ली है। बस का करीब 2 घंटे का सफ़र के बाद हम तकलाकोट पहुंचे। वहां कस्टम्स, इमिग्रेशन, फिंगरप्रिंट स्कैनिंग के बाद हमें होटल ले जाया गया। सभी यात्री काफ़ी थक चुके थे। अगला दिन रेस्ट डे था। शाम को सभी ने लोकल मार्केट में जाकर शॉपिंग का आनंद लिया। कॉमन पूल मनी से ग्रोसरी और वेजिटेबल्स भी खरीदे। दिन 13वां और 14वां। आज हमने नेपाली कुक हायर किए। उन्हें लेकर मार्केट से अगले 6 दिनों का राशन, सब्जियां आदि चीज़ें खरीदी। होटल में वाईफाई उपलब्ध था, तो सभी ने अपने परिवारजनों से बातचीत की। चाइना में व्हाट्सएप पर बात करना अलाउड है, पर आप फ़ोटो का आदान प्रदान नहीं कर सकते। उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। 14वें दिन प्रातः 9 बजे हम तकलाकोट से दार्चेन जाने को रवाना हुए। 2x2 AC बस थी। हर पैसेंजर को सीट बेल्ट लगाना कंपलसरी था। करीब 3 घंटे का सफ़र था। चारों तरफ वीरान पहाड़ियाँ थी। कहीं कहीं थोड़े खेत दिख रहे थे और अचानक दूर आकाश में बादलों से ढका कैलाश पर्वत के दर्शन हुए। ओम नमः शिवाय। यह कैलाश का प्रथम दर्शन था। रास्ते में बस राक्षस ताल के पास रुकी। बहुत ही सुंदर खारे पानी की झील है। यहाँ से कैलाश पर्वत का उत्तर मुख दिखता है। सभी यात्रियों के चेहरे पर अनोखी मुस्कान दिख रही थी। सारी सफ़र की थकावट जैसे मिट गई हो। पुनः बस द्वारा हम मानसरोवर झील गए। वहाँ सभी ने जल स्पर्श किया, नमस्कार किया और बस द्वारा डेरापुक पहुँचे। वहाँ पर भोजन के पश्चात सभी ने आराम किया। दिन 15वां, दार्चेन टू डेरापुक। प्रातः सुबह 5 बजे सभी यात्री तैयार होकर बस से प्रस्थान किया। करीब 7 किलोमीटर के सफ़र के बाद हम सभी बस से उतरे। इस स्थल पर पोर्टर और घोड़े तैयार थे। यहाँ से कैलाश परिक्रमा की शुरुआत हुई। सर्वप्रथम यम द्वार आता है। उसकी 3 बार परिक्रमा करके उसे पार करना होता है। कहते हैं यहाँ यमराज की सीमा समाप्त होती है और शिव के गण उस व्यक्ति के साथ पूरी परिक्रमा तक रहते हैं। यह भोले बाबा का लॉग बुक है। हर यात्री को भोले बाबा के दरबार में हाजिरी लगती है। यम द्वार से करीब 12 किलोमीटर का ट्रैक करना था जुंजुईपू के लिए। मार्ग में कई बुद्धिस्ट यात्री भी मिले जो साष्टांग परिक्रमा कर रहे थे। उनके साथ 8-10 वर्ष के बच्चे भी परिक्रमा कर रहे थे। एक व्यक्ति से बात करने पर पता चला कि यह उसकी 72वीं प्रदक्षिणा है। धन्य है ऐसे लोगों को। दिन 16वां,
डेरापुक से जुंजुईपुर। सभी यात्री 5 बजे उठकर तैयार हो गए और अपनी यात्रा पर निकल पड़े। यहाँ रास्ते में डोलमाला पास आता है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से करीब 16,850 फीट है। यह गौरीकुंड से पहले पड़ता है। यह पूर्णतः बर्फ से आच्छादित है। यहाँ का तापमान 0 डिग्री से भी कम होता है। यहाँ यात्रियों को ऑक्सीजन की कमी की वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है, इसलिए यहाँ पर कई एक्सीडेंट्स होते हैं। ऑक्सीजन कैन हमने साथ रखे थे, पर किसी को आवश्यकता नहीं पड़ी। गौरी कुंड बहुत ही गहरा है, पानी का रंग हरा है। कहते हैं इस कुंड की मिट्टी से माँ पार्वती जी ने गणेश जी का निर्माण किया था। कैलाश के कण कण में शिव जी का वास है, उसकी हम सभी को प्रतीति होती है। शाम 4 बजे हम जुंजुईपुर पहुँचे। यहाँ से हमें कैलाश के चरण स्पर्श के लिए जाना था। करीब 4 किलोमीटर आना और 4 किलोमीटर जाना। यह कैलाश का दक्षिण मुख है। भारत से कैलाश का यही भाग दिखता है। पूरे बैच में से केवल 15 यात्री ही चरण स्पर्श के लिए रवाना हुए। एकदम खड़ी चढ़ाई थी, कोई रास्ता नहीं, केवल बर्फ और पत्थर। इस यात्रा को भारत सरकार परमिशन नहीं देती है, फिर भी हम सभी भक्ति भाव से इस यात्रा के लिए निकल पड़े। जैसे जैसे कैलाश पर्वत के नज़दीक पहुँचते वैसे वैसे पर्वत दूर दूर होता दिखाई जा पड़ता। अंततः थक हार कर भोले को समर्पित कर दिया और फिर वह क्षण आ ही गया, भोले के चरण स्पर्श। सभी ने माथा टेका और रात करीब 8 बजे सुरक्षित वापस लौटे। ठंड काफ़ी थी। यह एक अविस्मरणीय अनुभव है और भोले बाबा की कृपा के बगैर शक्य नहीं है। रावण, जो कि एक महान शिव भक्त और ज्ञानी पंडित था, उसने अहंकारवश कैलाश पर्वत को उठाकर लंका ले जाने की चेष्टा की थी। भगवान शंकर ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबाया, जिससे रावण के दोनों हाथ पर्वत के नीचे दब गए। जब रावण का अहंकार टूटा तो उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की और उसका गान किया। यह स्तुति सुनकर शिव जी प्रसन्न हुए और रावण को अभयदान दिया। कहते हैं चरण स्पर्श ये वही स्थान है। दिन 17 से दिन 24। प्रातः सुबह 8 बजे जुंजुईपुर से हम लोग कुगू के लिए रवाना हुए। आज हमें केवल 8 किलोमीटर का ट्रैक करना था। बाकी 55 किलोमीटर का सफ़र 2x2 बस द्वारा करना था, क्योंकि कैलाश पर्वत जो कि शिवलिंग के आकार का है, उसकी पूर्ण परिक्रमा नहीं होती है। करीब 12:30 बजे हम कुगू पहुँचे। यह मानसरोवर के किनारे रहने का उत्तम स्थान है। सभी यात्रियों ने भोजन के बाद पवित्र मानसरोवर में स्नान का आनंद लिया। रात्रि में भजन कीर्तन का आनंद लिया। उस रात हमें मानसरोवर झील के तारों के प्रवेश के कई बार दर्शन हुए। कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में सारे देवी देवता इस झील में स्नान करके कैलाश पर्वत स्थित शिव पार्वती के दर्शन करते हैं। जैसे ही तारे झील के ऊपर आते हैं, वे पूरा प्रकाश फैलाकर झील में प्रविष्ट होते हैं। यह दृश्य अतिशय मनोहर था तथा सभी ने अपने कैमरे में प्रसादी के रूप में कैद कर लिया। अगले दिन हवन का आयोजन था। सारे यात्री हवन स्थली पर एकत्र हुए। यहाँ पर एक भगवा झंडा लहरा रहा था। यह चबूतरा स्वामीनारायण संप्रदाय के श्री प्रमुख स्वामी के अस्थि विसर्जन के बाद बनवाया गया। यहाँ पर सभी ने भक्तिभाव से होम हवन किया। इस दौरान हमारे एक यात्री को मानसरोवर में हंसों का जोड़ा दिखाई दिया। उन्होंने ट्राइपॉड लगाकर कैमरे फिट किया तथा उन दिव्य हंसों के जोड़ों का वीडियो रिकॉर्ड किया। संपूर्ण हवन के दौरान यह जोड़ा मानसरोवर झील के बीचों बीच स्थिर रहा। जैसे ही हवन समाप्त हुआ, वह हंसों का जोड़ा झील के पानी के अंदर चला गया। फिर हमने करीब 1 से 2 घंटे तक उन्हें खोजा, पर हमें कहीं दिखाई नहीं दिए। यह भी एक अद्भुत अविस्मरणीय घटना थी। आज रात भी हम यहीं रुकने वाले थे। मानसरोवर के किनारे बैठकर सभी ने कैलाश पर्वत एवं बादलों के विविध छटा के दर्शन किए। यहाँ के कण कण में दिव्यता का आभास होता था। अगले दिन बस में मानसरोवर की पूर्ण परिक्रमा कर हम डेरापुक होते हुए टकलाकोट पहुँचे। इस प्रकार कैलाश परिक्रमा, चरण स्पर्श, मानसरोवर परिक्रमा पूर्ण कर घर वापसी के लिए मार्ग
की यात्रा शुरू की। रास्ते में गूंजी आईटीबीपी के जवानों ने हमारे लिए गाला डिनर प्रायोजित किया था। गूंजी से बुधी, बुधी से धारचूला, धारचूला से जागेश्वर पहुंचे। वहाँ 100 छोटे छोटे मंदिरों का समूह है तथा जागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, वहाँ भी हवन किया। रास्ते में कई जगह हमारी शिवजी के बाराती के रूप में स्वागत सत्कार किया गया। जागेश्वर से हम सभी रात 10 बजे दिल्ली पहुँचे। इस प्रकार यह पावन यात्रा का समापन हुआ। सभी यात्री एक परिवार के समान हो गए थे और आज भी व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क में है। लोग साक्षात चमत्कार की इच्छा रखते हैं। किसी को यात्रा में चलते कुत्ते में, घोड़े में, पोर्टर में, चरण स्पर्श में, मानसरोवर के पत्थरों में, हंसों के जोड़े में, तारों में शिव की अनुभूति होती है, पर हकीकत में कैलाश के कण कण में शिव है। ज्ञानी महापुरुषों के अनुसार यहाँ पर शीतल, मंद, सुगंधित पवन के रूप में सभी को शिव जी की अवश्य अनुभूति होती है। जब यात्री थक हार कर बैठ जाते हैं तब शिव जी पवन के रूप में उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं और उनकी यात्रा पूरी करवाते हैं। सबसे बड़ा चमत्कार तो यात्री की अंतरात्मा पर पड़ता है। उनके स्वभाव में भी शिव तत्व की झलक दिखती है। इसीलिए इस यात्रा को लाइफ चेंजिंग जर्नी कहते हैं। ओम नमः शिवाय।